नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, बच्चों प्लियोट्रॉपी क्या होता है? देखो प्लियोट्रॉपी की खास बात ये है कि इसमें जीन एक है और बहुत सारे फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करता है। अगर जीन एक और कई फिनोटाइपिक कैरेक्टर शो करे तो इसको कहते हैं, क्या आप कहते हो? इसको कहते हो प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी प्लियोट्रॉपी कई फिनोटाइपिक कैरेक्टर। प्लियोट्रॉपी वर्ड को ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसमें जब एक से ज़्यादा कैरेक्टर शो करता है तो इसमें से जो मोर इविडेंट इफेक्ट होता है, ठीक है, और उसको कहते हैं प्राइमरी इफेक्ट या उसी को कहते हैं क्या, मेजर इफेक्ट। और जो कम इविडेंट होता है ना, उसको कहते हैं क्या, सेकेंडरी इफेक्ट। अब एग्जाम्पल देखो इसके एक पी जीन है। अब इसके एक जीन एक, इसके लिए फ्लावर कलर भी है, सीड कोट भी है और रेड स्पॉट लीफ एक्सिस पर भी है। दूसरा एक जीन देखो, एक जीन है जो सीड का शेप भी डिसाइड करता है और याद करो साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन, है ना, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। जीन एक ही है ना। बहुत सारे लीथल जीन, जितने लीथल जीन होते हैं, जिनकी वजह से डेथ हो जाती है, तो जीन एक होता है। अब उसकी वजह से कोई एक कैरेक्टर डेवलप हुआ, दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर डेवलप हुआ और इसकी वजह से वो, इन सब की वजह से डेथ हो गई। तो ये भी सब जनरली कैसे होते हैं, प्लियोट्रॉपिक होते हैं। ड्रोसोफिला में एक जीन और उसी जीन की वजह से विंग साइज, विंग का साइज, ब्रिस्टल्स विंग, कैरेक्टर ऑफ बैलेंसर, शेप ऑफ स्पर्मेथिका, फर्टिलिटी, लॉन्गिविटी, सब एक ही जीन की वजह से। यानी जीन एक, प्लियोट्रॉपी, फिनोटाइपिक कैरेक्टर कई। ह्यूमन में जितने भी सिंड्रोम है बच्चों, जितने भी सिंड्रोम है, सिंड्रोम का मतलब होता है सिंड्रोम, सिन का मतलब जुड़ा हुआ, ड्रोम कैरेक्टर, कई कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, दैट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसको सिंड्रोम कहते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, सिकल सेल एनीमिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के पूछा जाता है सिकल सेल एनीमिया के क्वेश्चन। अब इसको डिटेल में तुमको बता देते हैं। देखो ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका जीन कहाँ होता है? क्रोमोसोम नंबर 11 पे रह कहते हैं जीन्स इसके। दो एलील हैं, एक HbA है और एक HbS है। अब HbS कैसे बना? ये म्यूटेशन बना, यानी ये इसकी म्यूटेंट फॉर्म है, ठीक। अब खास बात यह है कि दोनों जीन ही डोमिनेंट हैं। दोनों जीन कैसे हैं? डोमिनेंट है। अब जरा देखो HbA वाले के लिए जो DNA की सीक्वेंस है वो क्या है? CTC 325, ठीक, हम देख रहे हैं। अब 5 जब इस ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्टैंड की हम बात कर रहे हैं, ये टेम्पलेट स्टैंड है, ठीक। अब ये जो RNA बनेगा वो 5 to 3 CAG
इसका कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, अब इससे जब CTC था तो mRNA CAG बना। अब CAG नहीं, C यहाँ पर है तो यहाँ पे G आएगा, ये G है बेटा, ठीक है, GAG बना। अब इससे जो एमिनो एसिड बना, जो पेप्टाइड बना, वहाँ पे 6th पोजीशन पे जो 6th एमिनो एसिड है वो ग्लूटामिक एसिड आ गया। यही जब जीन जो HbA बनाने वाला जीन था, इसमें जब म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन देखो थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ है, इस T की जगह A आ गया है, देखो T रिप्लेस्ड बाई A, देखो इस T की जगह क्या आ गया है, ये A आ गया। जब 6th कोडॉन पे T की जगह A आ गया तो क्या हुआ, अब ये जो mRNA की है कॉम्प्लीमेंट्री वो भी GUG हो गया। अब GUG कोड करता है, ये जो कोडॉन है ये कोड करता है वैलिन को, यानी जो 6th पोजीशन पर बीटा चेन में, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन पे 6th पोजीशन पे क्या आ गया, वैलिन आ गया। अब जब ये ग्लूटामिक एसिड था तो नॉर्मल बीटा पेप्टाइड चेन बनती थी, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता था। लेकिन जब वैलिन आ गया तो वैलिन के आने से क्या बना, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना। ये जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है ये प्राइमरी इफेक्ट है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो आरबीसी के अंदर बना वो क्या है, प्राइमरी इफेक्ट है। अब देखो ये प्राइमरी इफेक्ट कैसे आगे कन्वर्ट होगा उसको आप समझें। देखो क्या है कि ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है, देखो इसको बोला अपने प्राइमरी इफेक्ट। ठीक, आरबीसी के अंदर आरबीसी नॉर्मल सेप है, लेकिन जब O2 के टेंशन हुआ, O2 की कमी हुई आरबीसी के अंदर, ठीक है, तो जब O2 की कमी हो गई तो आरबीसी, ये जो हीमोग्लोबिन इसके अंदर था वो पॉलीमराइज हो गया। वो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर, ये आरबीसी है और इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं, ये सब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बनने लगे, ये पॉलीमराइज होने लगा। और जब इसके अंदर ये हीमोग्लोबिन पॉलीमराइज होने लगा तो ये आरबीसी का शेप कैसा हो गया, ये सिकल शेप हो गया। ये काम कब हुआ, O2 टेंशन में हुआ ना। तो ये जो सिकल शेप आरबीसी, ये क्या हुआ, सेकेंडरी इफेक्ट हुआ ना। ये क्या हुआ, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन तो प्राइमरी इफेक्ट था, सिकल शेप आरबीसी क्या है, ये आपका सेकेंडरी इफेक्ट हुआ। आप देखो सेकेंडरी इफेक्ट में सिकल शेप आरबीसी की वजह से क्या होता है, ये प्रीमेच्योर डेथ ऑफ आरबीसी। जब प्रीमेच्योर डेथ ऑफ आरबीसी होने लगेगी तो क्या हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगी, जॉइंडिस हो जाएगी। देख रहे हैं कौन कौन से सेकेंडरी इफेक्ट आ रहे हैं। सिकल शेप आरबीसी जब होगी तो आरबीसी कैसी हो जाएगी, आरबीसी बिकम रफ और हार्ड हो जाएगी बहुत। ठीक, और ये ऐसी रफ और हार्ड आरबीसी, ये जो रफ और हार्ड आरबीसी है, जब ये ब्लड वेसल से पास होगी ना तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन इससे पास ही नहीं हो पाएगा ना, रफ है ना। और बहुत पतली अगर कैपिलरी है और ये रफ सरफेस वाली है तो ये भी पास नहीं हो पाएंगी ना, तो ये ब्लड सर्कुलेशन रिड्यूस हो जाएगा इनमें। सिकल शेप आरबीसी, इसकी एक खास बात ये कि ये जो है, ये जिसके अंदर ये वाली आरबीसी, ये आरबीसी, ऐसी आरबीसी जिनके अंदर होती हैं वो रेजिस्टेंट टू मलेरिया होता है। समझ रहे हैं क्यों, प्लाज्मोडियम जो होता है, जो मलेरिया करता है, अनेबल टू पेनिट्रेट सिकल शेप्ड आरबीसी, सिकल शेप्ड आरबीसी को पेनिट्रेट। और दूसरा एक ये कि इसके अंदर ऑक्सीजन टेंशन रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है इसके अंदर। तो प्लाज्मोडियम इसके अंदर जब जाता है, ये प्लाज्मोडियम गया, ये देखो ये प्लाज्मोडियम गया और ये प्लाज्मोडियम इसके अंदर सरवाइव नहीं कर पाता है, तो आरबीसी के अंदर जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल होती है वो शुरू नहीं हो पाती है बच्चों। ठीक, अब देखो
इसके जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप अगर HbA है तो कैसा बनेगा, तो नॉर्मल। HbS है तो A भी एक्सप्रेस करेगा, S भी एक्सप्रेस करेगा, इन दोनों एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोडोमिनेंस। अब देखो सिकल सेल एनीमिया क्या क्या दिखा रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव वाली फीचर भी है इसके पास, देखे ना, प्लियोट्रॉपी भी है, कोडोमिनेंस भी है, देख रहे हैं ना, ठीक। HbA और HbS दोनों, बोथ टाइप ऑफ RBC प्रेजेंट, समझ रहे हैं, ये नॉर्मल बट इसको कैरियर बोल सकते हैं आप। HbS सिकल सेल एनीमिया और ये सब लिथली, ओके। इसका मतलब 3 टाइप इंटरेक्शन यहाँ पे है, एक तो कोडोमिनेंस भी है, लिथलिटी भी है, और क्या है, प्लियोट्रॉपी भी है, देख रहे हैं। यानी 3 एग्जाम्पल आपको ये जो सिकल सेल एनीमिया है इससे 3 एग्जाम्पल, 4 क्वेश्चन, ऑटोसोमल रिसेसिव भी है ना, ठीक। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि जब सिकल सेल एनीमिया ये क्यों है अभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्यों ये परसिस्ट करती है, ठीक है, क्यों ये कंटिन्यू करती है, क्यों इसकी सरवाइव करते हैं, क्यों, क्योंकि जिनके पास सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर होते हैं या सिकल सेल एनीमिया, उनके पास जो ये मलेरिया उनको, और ये खास बात ये है कि जो मलेरिया इन्फेस्टेड एरिया होते हैं वहाँ पर इनकी ये ज़्यादा है सिकल सेल एनीमिया वाले, जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में, ठीक। कैरियर जो होगा लेस प्रॉन टू मलेरिया होगा, क्यों, क्यों, सिकल सेप RBC की वजह से, ठीक। और नॉर्मल वाले दीज आर प्रॉन टू मलेरिया, ओके। अब देखो इनहेरिटेंस सिंपल सा वही, ये हेट्रोजाइगस था, ये भी हेट्रोजाइगस। अब अगर इनका इस तरह ये मिलते हैं, एक ये मेल है ये फीमेल है, तो देखो बच्चों में कैसे आएगा कि ये 1/4, HbA HbS 2/4 और ये 25%, ठीक, ये ज़्यादा होंगे हेट्रोजाइगस वाले, है ना। नाउ अब बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। अब किसकी बात करते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ओके। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में देखो बच्चों, अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें भैया इसमें क्या है कि जीन कई हैं, ये जीन कई हैं, और लेकिन एक ही करेक्टर एक ही है भैया, जीन कई मिलकर के एक करेक्टर दिखाते हैं, शो करते हैं, हमारी कलर, स्किन कलर, हमारी हाइट, इंटेलिजेंस, ये सब कई जीन मिलकर के एक करेक्टर शो करते हैं। जबकि प्लियोट्रॉपी में क्या था, प्लियोट्रॉपी में अभी पीछे देखा था क्या था, प्लियोट्रॉपी में क्या था कि एक जीन एक था, यहाँ पे जीन कई हैं, यहाँ पे जीन एक था और करेक्टर कई थे, यहाँ पे जीन कई हैं और करेक्टर एक है, इसको पॉलीजेनिक, इसलिए पॉलीजेनिक, वो प्लियोट्रॉपी कई करेक्टर शो कर रहा है। मैनी जीन फॉर अ करेक्टर, देखिए एक बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए क्या है। अब देखिए यहाँ पे एक कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये क्या कि all the genes of multiple alleles are not present in the individuals। मल्टीपल एलील्स के जितने भी जीन हैं वो किसी एक इंडिविजुअल में नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, देखो मल्टीपल एलील में, मल्टीपल एलील का मतलब जैसे कि IA IB IO, ठीक है। अब किसी एक इंडिविजुअल में इसमें से 2 ही तो होंगे ना,
भाई चाहे आई ए हो चाहे आई ओ हो, या कोई दो कॉम्बिनेशन ही होंगे ना। क्यों? क्योंकि ये सभी जीन जो भी हैं ये क्या है, एलिलिक जीन है। ये क्या है, ये सब एलिलिक जीन है। ठीक है। अब इधर जो मल्टीपल जीन, बहुत सारे जीन जो थे, ये जीन थे, ये जीन किसी भी एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं, मे प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पर जीन है। ये एक जीन यहाँ है ना, ये यहाँ है, या हो सकता है दूसरा जीन दूसरे क्रोमोसोम पर हो, है ना। बात समझे? बिकॉज दीज आर कैसे हैं, नॉन एलिलिक। ये एलिलिक बोलेंगे, और इन सबको क्या बोलते हो आप, इन सबको क्या बोलते हो, ये सब कैसे हैं, ये भी नॉन एलिलिक, ये भी कैसे हैं, नॉन एलिलिक। और ये भी, ये और ये अलग अलग क्रोमोसोम पर भी है, ये भी कैसे हैं, नॉन एलिलिक। ठीक बेटा, तो याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो जरा इसको डिटेल में देख लें। क्या करना है कि मैनी जो नॉन एलिलिक जीन है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं ना। तो अब होता क्या है कि ये एक जो सिंगल स्पेसिफिक ट्रेट होती है, ये गवर्न बाई सेवरल जीन, बहुत सारे जीन है। इसका मतलब उनकी क्वांटिटी पर ये डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है ये, क्वांटिटी पर, क्वांटिटी ऑफ इनहेरिटेंस पर। ठीक। एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई किससे, इन्वायरमेंट। कि किस पर इफेक्ट डालती है, इन्वायरमेंट से। अब देखो क्या है कि इसमें खास बात ये है कि जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में जितने भी डोमिनेंट एलील होते हैं, है ना, बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे हैं, इसमें से जितने, ये सब जीन है, बहुत सारे जीन है ना। तो इसमें जो डोमिनेंट जितने भी होते हैं वो सब इसमें पार्ट लेते हैं। ठीक। और डोमिनेंट एलील क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। रिसेसिव एलील होते हैं वो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होते हैं। समझ रहे हैं? जो भी करेक्टर है वो डिपेंड करता है डोमिनेंट एलील्स पर। किस पर डिपेंड करेगा, डोमिनेंट एलील पर। इसलिए इसको क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी आप कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव। अब देखो जरा एक इसको समझिए आप। यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, ये देखो ये है, ये तो क्या हुआ कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन हो सकता है और मिनिमम। मैक्सिमम एक्सप्रेशन कब होगा, जब सभी डोमिनेंट एलील होंगे, और मिनिमम होगा कि सभी रिसेसिव एलील होंगे, और बीच वाली कंडीशन होगी वो क्या होगी, मीडियम होगी। अब जरा देखें आगे ये किस तरह से जाता है। ठीक। फादर देखिए, फादर जो है इसके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कॉरिंटर हैं, वर्क किया था टोबैको पे। ठीक। एंड डिटेल स्टडी इसको निल्सन ने की थी वीट पर। ठीक। कॉर्नेल गलर में गाल्टन ने ह्यूमन पे एक्सप्रेस इसका स्टडी किया। ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन है। देखो हाइट के लिए टोटल कितने जीन है, 5। इंटेलिजेंस के बच्चों 25 जीन है। मिल्क प्रोडक्शन, कैटल भी इसी का एग्जाम्पल है। मीट प्रोडक्शन इन एनिमल भी। शेप, साइज एंड नंबर ऑफ फ्रूट, सीड इन प्लांट, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक। अब जरा एक देखिए कॉर्नेल कलर इन वीट। तो क्या है कि इसके लिए 2 जीन है। मैक्सिमम एक्सप्रेशन जब सभी डोमिनेंट एलील, यानी ये सभी डोमिनेंट एलील देखो तो वो डार्क रेड होता है। ठीक है। जीन तो 2 ही है ना, देखो जो एक का मतलब एलील जीन पेयर में रहेंगे ना, तो आपको 2 लिखेंगे ना, 1 2 3 4, टोटल 4 जीन हो गए ना। समझ रहे हैं बात कि नहीं। ऑल रिसेसिव एलील, ये तो क्या होगा, वाइट होगा। अब बीच वाला देखिए, अगर ये इसकी और इसकी ये सेल्फिंग कराया गया, क्रॉस कराया गया, फिर ये मिला, इसकी सेल्फिंग कराया गया, ये इंटरमीडिएट है। ठीक। अब जब सेल्फिंग कराएंगे तो 16 कंपोजिशन बनेंगे F1 जनरेशन में। ठीक है। 16 कंपोजिशन में
ठीक है। 16 कंपोजिशन में देखिए, जो टोटल 16 कंपोजिशन बनेंगे उसमें अलग अलग जो बॉक्स बनाओगे तो उस बॉक्स में ये देखोगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे 4 डोमिनेंट एलील वाला यहाँ ये एक मिलेगा, यानी चारों डोमिनेंट एलील हो, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक, चारों डोमिनेंट। ये यानी यहाँ पे आप गिनती गिननी है, ए और बी को नहीं गिनना है, समझे। 3 डोमिनेंट एलील 4 होंगे, ये लाइट रेड होंगे। 2 डोमिनेंट अगर एलील हैं तो इंटरमीडिएट होगा, 1 डोमिनेंट एलील है तो वेरी लाइट होगा, और कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो कैसा होगा, वाइट होगा। और ये अगर चेकर बोर्ड याद है आपको, तो यहाँ पर जब बन के आएगा तो वो स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये वाला इस कॉर्नर वाला आता है, ठीक बेटा, इसको ध्यान रखना। अब देखो क्या है कि यहाँ पे जीनोटाइप में जो जीनोटाइप है ये 1 4 6 4 1, ठीक, और फिनोटाइप 1 4 6 4 1, ठीक। यानी फिनोटाइप में ये जो मैक्सिमम देखो, ये 1 कम है, इधर वाले भी कम है, और ये इंटरमीडिएट वाले ज़्यादा है, देख रहे हैं। ये टोटल कितने इंटरमीडिएट वाले, ये 6 हैं। स्किन कलर ह्यूमन में टोटल कितने जीन, 3 जीन है। 3 जीन में हम ले लेते ए, बी और सी, तो ये डार्क ब्लैक होगा, ठीक। सभी अगर रिसेसिव हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वाइट। देखो ये अगर तीनों हैं तो वो कैसा होगा, वाइट, और बीच वाले होंगे तो कैसे होंगे, इंटरमीडिएट। अब जरा इन तीनों को, 3 कॉम्बिनेशन, ये डार्क और ये वाइट और इंटरमीडिएट, और अगर ये देखते हैं तो टोटल 64 कंपोजिशन है बनेंगे F2 जनरेशन में, और 64 कंपोजिशन में अगर 6 के 6 डोमिनेंट एलील हैं, ठीक, तो कितना बनेगा, तो क्या बनेगा, 1 एक डार्क, बिल्कुल डार्क ब्लैक होगा। अगर 5 डोमिनेंट एलील हैं तो ये वेरी डार्क ब्राउन होगा। 4 हैं तो फिर और थोड़ा सा कम डार्क होगा तो डार्क ब्राउन होगा। 3 है तो इंटरमीडिएट ब्राउन होगा। 2 है तो लाइट ब्राउन होगा। 1 है तो वेरी लाइट ब्राउन होगा। और कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो, यानी कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन है, डोमिनेंट एलील ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है, ठीक। अब यहाँ पे क्या फार्मूला बन गया है कि पॉसिबल फिनोटाइप का 2n+1, n क्या है, नंबर ऑफ जीन्स है। टोटल पॉसिबल फिनोटाइप, देखो जीनोटाइप ये था, ये जीनोटाइप है, और ये फिनोटाइप, टोटल पॉसिबल फिनोटाइप देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, 7 है ना। टोटल जीन कितने, स्किन कलर के लिए जीन कितने थे, 3। टोटल जीन कितने, 1 2 3, ठीक है। टोटल जीन कितने, 3, तो 3 इंटू 3 इंटू देखो 2 इंटू 3 +1 कितना आया, 7। यानी टोटल फिनोटाइप कितने, 7। देखो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान रखना इसको, है ना, सिंपल सा है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि हम एक जो एलील है उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या कर लो कि मैक्सिमम जितना एक्सप्रेशन है माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स निकाल लो, ठीक। बात समझ रहे हो बेटा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ कि ये एक होमोजाइगस कंडीशन दे रखा है और इससे सपोज मैं ले लेता हूँ कि 10 फीट की हाइट होती है, ठीक, 10 फीट की हाइट होती है और रिसेसिव एलील से 2 फीट की हाइट होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8। टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स कितने, 1 2 3 4। डोमिनेंट एलील ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील A1 2 3 4 अपॉन 4। तो एक एलील का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 2 फिट का हुआ यहां पे, है ना। अब इसकी प्रॉब्लम्स देखिए कैसे आती हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है। एक प्लांट है जो कि होमोजाइगस विद AB के लिए वो होमोजाइगस है, ठीक, 40 फीट का है वो, उसकी हाइट है। मिनिमम हाइट जो है वो उसकी 12 फीट है, यानी मैक्सिमम 40 हुआ, मिनिमम 12 हुआ, ठीक। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोमिनेंट एलील। अब यहाँ पे होमोजाइगस AB बोला है, तो ये इसका मतलब है होमोजाइगस AB का मतलब, इस वर्ड को समझिएगा, होमोजाइगस AB का मतलब AA BB, तो टोटल कितने जीन हो गए, 1 2 3 4, टोटल 4 जीन हो गए ना, 4 डोमिनेंट एलील हो गए ना, ठीक। अब देखो 4 ये लिखा 40 माइनस, तो एक का कितना आ गया, 7। कंट्रीब्यूशन ऑफ एक डोमिनेंट एलील का 7 आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए, हाइट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स, ये दिया कहा ये जीनोटाइप है तो इसकी हाइट बताओ, ये जीनोटाइप दिया इसकी हाइट बताओ, ये जीनोटाइप दिया इसकी हाइट बताओ। कैसे निकालेंगे, देखो इसमें देखो मिनिमम तो हो गई होगा ना, ठीक है, मिनिमम तो हो गई होगा ना। अब देखो फार्मूले में ले जाओ, 1 2 3, ठीक, बात समझ रहे हैं। देखो एक का कितना है, 7 है ना, 1 2 3, तो यहां पे एक का 7 है, तो 3 डोमिनेंट एलील है, 3 इंटू, इसके केस में 3 इंटू 7 21, समझ रहे बेटा, है ना। यहाँ के इसके केस में 1 1 2 3। अब AB कोई भी हो, उससे आपको नहीं समझ, उसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक। यहाँ भी देखो वही है ना, बात समझ रहे हो बेटा, है ना। प्लस प्लस है ये, ठीक। यहाँ पे कितने, 1 2, ठीक। अब ऐसे ही आप किसी कर सकते हो। अब जरा इसको देखो, इसको निकालना, इसको निकाल के देखो, कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल b, है ना, इसको निकालिए, है ना। तो कितने, 1 2 3 डोमिनेंट एलील है ना, सेम यही आ जाएगा ना, बात समझ रहे हो बेटा। आगे देखिए, इन ट्राइहाइब्रिड सेग्रीगेशन, इन ट्राइहाइब्रिड शुगर केन प्लांट में सेग्रीगेशन है, शुगर केन प्लांट में, ठीक। हाइट जो है उसकी 7 इंच की है ये, ठीक है। ट्राइहाइब्रिड शुगर केन प्लांट 7 नहीं हो, 70 होगा, 70, ठीक। और मिनिमम कितना है, 10 इंच है, ठीक, मिनिमम कितना है, 10 इंच। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द डोमिनेंट, मैक्सिमम हाइट पूछी है, ठीक, हाइट ऑफ द प्लांट विद ये, ठीक। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करने की कोशिश करना, समझ रहे हो, अपने आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे इसको किया गया है, ठीक। और ये कोशिश करना कि यहाँ पे पॉज करके, क्वेश्चन जहाँ पर है पॉज करके फिर करना, और उसके बाद फिर इसका ये सोल्यूशन दिया गया है, इसका सोल्यूशन आप देखेंगे, ठीक बेटा, ठीक।